हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी के सफलता बैच में जनरल साइंस फिजिक्स हीट एंड टेम्परेचर का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। आइए डिस्कस करते हैं आज के हम लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार, हीट ऑब्लिक थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है ऊष्मीय प्रसार? इफ वी प्रोवाइड हीट ऑब्लिक टेम्परेचर टू एनी ऑब्जेक्ट, यदि हम किसी वस्तु को ऊष्मा या ताप देते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु को हीट या टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो डायमेंशन होती हैं, जो पदार्थ की विमाएं होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। वो एक्सपेंशन लेंथ लंबाई में हो सकता है, विड्थ चौड़ाई में हो सकता है, एंड हाइट ऊंचाई में हो सकता है। तो जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो एक्सपेंशन होता है, जो प्रसार होता है, उसी को हम हीट एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडेड बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर और हीट देन इट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। अर्थात ताप और ऊष्मा के कारण जब कोई वस्तु प्रसार करती है तो उसे तापीय या ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। तो कोई भी वस्तु में एक्सपेंशन जो होना है, वो जब ही होना है जब हम उसको टेम्परेचर या हीट देते हैं, और उसकी वजह से उससे पदार्थ के 3 डायमेंशन में मेनली चेंज होता है, विच इज लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम होता है गैसेस में और मिनिमम होता है सॉलिड में। यानी सबसे ज्यादा जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो गैस में होता है और सबसे कम ठोसों में होता है। तो ये इनका सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा गैस, देन लिक्विड और देन सॉलिड। अब यहाँ पर हमें बात करनी है पानी में ऊष्मीय प्रसार के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन इन वाटर। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनाबोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का जो ऊष्मीय प्रसार है वो। अब देखिए, आप देखेंगे वाटर में H2O में दो बॉन्ड पाए जाते हैं, विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसमें जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, इसी की वजह से पानी में होता है थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार। आइए डिस्कस करते हैं इसको कि पानी में ऊष्मीय प्रसार क्या है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक डायग्राम और फ्लोचार्ट और ये मैप देख रहे होंगे। इसके आधार पर हम समझेंगे कि पानी का थर्मल एक्सपेंशन क्या है। देखिए, ये जो हमारा वाटर है, पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस से हम 4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस से लेके हम 100 डिग्री सेल्सियस या और भी जितना भी मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है वहां हम जा रहे हैं। वेन जब हम 0 से 4 की ओर जाते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है? यहाँ पे हमने देखा, ये होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन। संकुचन का मतलब है ये पॉइंट है और एक पॉइंट है, ये दोनों संकुचित हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप देखेंगे एक दूसरे के नजदीक आते हैं। और जब दो अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बढ़ती है। तो डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आप देखेंगे यहाँ पर। और डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, आयतन। घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन। तो जब घनत्व बढ़ता है, ठीक उसी टाइम पर आयतन घट रहा होता है। क्लियर है? वेन जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो पानी में होता है एक्सपेंशन, प्रसरण जिसको हम बोलते हैं। जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और देखेंगे इनकी डिस्टेंस बढ़ गई है। जब ये दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, और डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, तो आयतन यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है, जहां हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सामान्य लिक्विड होते हैं, नॉर्मल जो लिक्विड होते हैं, उनका डेंसिटी कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन पानी में ऐसा, ये रिवर्स हो रहा है, और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक। आइए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से और समझते हैं। ग्राफ में आप देखेंगे फ्रेंड्स, इस वाई एक्सिस पे हमने दिखाया यहाँ पर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, आयतन, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। आप देखेंगे जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं टेम्परेचर की मात्रा बढ़ रही है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखिए, आप देख पा रहेंगे, यहाँ से वॉल्यूम शुरू होता है और धीरे धीरे ये वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, और ये घटते 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 4 तक घटेगा। देन यहाँ से ये इंक्रीज यानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या समझते हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो 0 से लेके 4 तक जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। और 4 पर घटते घटते ये मिनिमम हो जाते हैं, न्यूनतम हो जाता है। और देन 4 से जैसे हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, हीट बढ़ाते हैं, अब ये अगेन नॉर्मल लिक्विड की भांति इसका भी जो आयतन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पानी का
न्यूनतम आयतन मिनिमम वॉल्यूम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका रिवर्स हम डेंसिटी में देखते हैं तो देखेंगे यहाँ तक जा रहे हैं हम तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पर जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप देखेंगे जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप देखेंगे डेंसिटी बढ़ते, 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 बढ़ते और बढ़ती है 4 डिग्री सेल्सियस तक। और आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस का जैसे हम इसको हीट देंगे तो इसका जो डेंसिटी है वो धीरे-धीरे डिग्री यानी घटना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कब हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस पर और यहाँ वॉल्यूम मिनिमम कब हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो कुछ आपको ये परिवर्तन, ये जो एनाबोलस बिहेवियर दिखाई दे रहा है वो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही है। इसको हम अच्छे से आपको एक डेफिनेशन के रूप में देते हैं। उससे पहले इस ग्राफ के आधार पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने पूरा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, तो वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ती है। देखो क्या कहा है 0 से 4 की ओर जाने पर वॉल्यूम घट रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि आयतन घट रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। देखेंगे डायग्राम में 0 से 4 आने पर वॉल्यूम घट रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है। अगेन अगर हम 10 से 4 की ओर आएँगे, 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर आएँगे, तो देखिए अगेन वॉल्यूम घट रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? तो 0 से 4 और 10 से 4 के बीच में सेम फिनोमेना हो रहा है। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या हो रहा है? इसको समझने के लिए फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे जब हम 0 से 10 की ओर जा रहे हैं, तो 0 से 4 तक तो वॉल्यूम घटेगा। 0 से 4 तक क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन करता हूँ। तो 0 से 4 बीच में पड़ेगा तो पहले वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा और 4 से 10 के बीच में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहले आयतन घटेगा और फिर आयतन बढ़ेगा। इसका आंसर ये होगा। वहीं अगर हम डेंसिटी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो डेंसिटी पहले बढ़ेगी और डेंसिटी फिर घटेगी। क्लियर है? ये 0 से 10 के बीच में हुआ। अगेन 10 से 0 के बीच में भी यही रहेगा फिनोमेना। वॉल्यूम पहले घटेगा, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा और देन डेंसिटी पहले बढ़ेगी, फिर डेंसिटी घटेगी। यानी 0 10 से 0 जाओगे तो पहले 10 से 4 तक वॉल्यूम घटेगा और 4 से 0 तक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये फिनोमेना आपको याद रखने हैं। देन अगर आप 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, घटती है और 4 से 0 जाएँगे तब भी वही आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। ये फिनोमेना है इस ग्राफ के आधार पर हमने देखे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वाटर के वॉल्यूम और डेंसिटी पर। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लेके रखा है आइस यानी बर्फ, वाटर जेल और आइस। आइस 0 डिग्री सेल्सियस यानी बर्फ आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलेगी। देन वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये 4 पर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 से फिर हमने इसको बर्फ में चेंज करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर घटाया। तो देखेंगे जब ये बर्फ था तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, डेंसिटी कम थी और डेंसिटी कम होने का मतलब है वो वस्तु कैसी है? हल्की है। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। इसलिए बर्फ जो है वो पानी पर तैरती है। चूँकि बर्फ का डेंसिटी घनत्व कम होता है पानी से, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। वहीं हम देखेंगे जब 4 डिग्री सेल्सियस से अगेन हम 0 डिग्री सेल्सियस की ओर जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है धीरे-धीरे और डेंसिटी घटती है। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इसी वजह से सर्दियों में इन विंटर वाटर पाइप बर्स्ट या इन विंटर कंट्री वाटर पाइप बर्स्ट जो पानी के पाइप हैं वो फट जाते हैं सर्दियों में ठंडे क्षेत्रों में। इसके अलावा एक बॉटल जो पानी से फिल है पूरी, उसका ढक्कन बंद करने पर यदि हम उसको जमाते हैं तो बॉटल भी बर्स्ट हो जाती है, बॉटल भी चटक जाती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये है जो हमारी आइस है उसका वॉल्यूम का इंक्रीज होना। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही सारी बातें हमने यहाँ पर लिख के रखी हैं, तो पढ़िएगा क्या लिखा है। When water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, its volume decreases and density increases। जैसा कि हमने पढ़ा, जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। क्लियर है? चलिए। When water is cooled from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius to 0 degree Celsius, its volume increases and density decreases। देख चुके हैं हम यही। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? द एक्सपेंशन ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर लिक्विड एंड विच इज कॉल्ड एनाबोलस एक्सपेंशन या बिहेवियर ऑफ वाटर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच पानी का जो विस्तार है वो अन्य द्रवों से अलग होता है और इसे ही पानी का हम विचित्र या
विचित्र विस्तार या कह सकते हैं हम व्यवहार कहते हैं। तो ये हुआ हमारा एनाबुलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी की वजह से आप देखेंगे जो लेक्स होते हैं या पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं ठंडे क्षेत्रों में, उनकी ऊपरी सतह पर बर्फ जमने के बावजूद भी उनकी लोअर सरफेस में, निचली सतह में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो जीवित बचे रहते हैं। उसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा, तब हम वहां पर उसको देखेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है कूलिंग लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। दोस्तों न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित करने की दर या शीतलन की दर वस्तु व वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। अभी इसको समझाता हूं मैं। रेट ऑफ कूलिंग एंड इमिशन ऑफ हीट इज एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई चाय की प्याली है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, और सराउंडिंग मतलब उसके चारों ओर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर। तो चाय प्याली में जो चाय है उसका टेम्परेचर और उसके वातावरण का टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसके आधार पर हम न्यूटन के शीतलन नियम को समझेंगे। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? रेट, किसी भी चीज की रेट निकालने के लिए हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो कूलिंग रेट यानी ऊष्मा, तो क्यू का मतलब है यहाँ पर हीट, और डेल्टा मतलब चेंज, और यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब है समय में चेंज। तो रेट ऑफ कूलिंग यह शीतलन की दर को बताती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग, यानी जो वस्तु है और जो वातावरण है उसके बीच में जो ताप का अंतर है उसको हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। समझते हैं इसको। जैसे देखिए, शीतलन की दर समानुपाती होती तापांतर के, मतलब यदि तापांतर ज्यादा होगा तो शीतलन की दर भी फास्ट होगी, और तापांतर अगर कम होगा तो शीतलन की दर भी कम होगी। समझते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक वस्तु जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है को 80 डिग्री सेल्सियस होने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस की वस्तु को 70 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है। जैसे उसी क्वेश्चन को हम समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर उसको हमने चाय की प्याली के रूप में समझ लिया। मान लीजिए एक चाय का प्याली ये है और एक चाय की प्याली ये है। इसका टेम्परेचर था 90 डिग्री सेल्सियस, को 80 डिग्री सेल्सियस होने में 10 सेकंड का समय लगा, और 80 डिग्री सेल्सियस की वस्तु को 70 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस हमें किसका चाहिए? एटमॉस्फेयर यानी जो हमारा सराउंडिंग है उसका और वस्तु के बीच में। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि जो वातावरण का तापमान है जहां पर ये दोनों कप रखे हुए हैं उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए, हमने वातावरण का टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका टेम्परेचर कितना था? 90। तो इसके टेम्परेचर में और वातावरण के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है? 65। तो डेल्टा टी कितना है? 65 डिग्री सेल्सियस। अब इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 55 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तापांतर है 55 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर तापांतर है 65। तो तापांतर किसका ज्यादा है? हम देख रहे हैं 90 डिग्री सेल्सियस वाले का तापांतर ज्यादा है। इसको हम मैथमेटिकल रूप से अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, 90 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 65, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इसके बीच में 65 हुआ, इसके बीच में 55, जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब देखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है किसका? 90 डिग्री सेल्सियस वाले का, और कम है किसका? 80 डिग्री सेल्सियस वाले का। और हम सब जानते हैं जिसका टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो कूलिंग रेट यानी वो उतना ही जल्दी ठंडी होगा। कह सकते हैं कि जिसका तापांतर जितना ज्यादा होगा वो वस्तु उतनी जल्दी ठंडी होगी। इसलिए इसकी रेट ऑफ कूलिंग की दर यानी रेट ऑफ कूलिंग यानी शीतलन की दर भी ज्यादा होगी। और शीतलन की दर मतलब है कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये समय कम लगेगा इसको। तो ये 10 सेकंड में हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जिसका टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उसकी कूलिंग रेट भी कम होगी, यानी वो देर से ठंडा होगा। देर से ठंडा होने का मतलब है वो टाइम ज्यादा लेगा। तो अब आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन जो एग्जाम में दिए हुए थे उसमें हम अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर लगाएंगे वो क्या होगा कि जब इसको 10 सेकंड लगा, तो ध्यान रखना जिसका टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापांतर कम है वो शीतलन की दर भी कम है। शीतलन की दर कम है यानी वो ज्यादा समय लेगा। तो जब ये 10 सेकंड में ठंडा हो रहा था तो ये 10 सेकंड से ज्यादा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 10 सेकंड। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसको हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 10 सेकंड। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ न्यूटन, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन के शीतलन नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हॉट वाटर लॉस हीट इन स्मॉलर ड्यूरेशन एंड चेंज क्विकली इन आइस एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। जो गर्म पानी होता है वो बहुत कम समय में अपनी ऊष्मा खो देता है और बर्फ में बदल जाता है सामान्य जल की तुलना में। यानी अगर आप एक नॉर्मल वाटर को
फ्रीजर में रखते हो जमाने के लिए और एक गर्म पानी को रखते हो, तो आप देखेंगे जब बर्फ जमने की बारी आएगी तो सबसे पहले गर्म पानी जो है वो बर्फ में तब्दील हो गया होगा। ये न्यूटन का शीतलन नियम के लॉ के अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत गर्म चाय सामान्य वातावरण में बहुत जल्दी ठंडी होती है। वही मैंने अभी आपको बताया, वेरी हॉट टी क्विकली कूल्ड इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर एंड एडिंग मिल्क इन अ हॉट टी रिड्यूस द रेट ऑफ कूलिंग। गर्म चाय में थोड़ा सा दूध मिलाने पर इसके ठंडे होने की जो दर है वो कम हो जाती है। मतलब आप चाय पी रहे हैं और अगर उसके ठंडे होने की दर को कम करना है तो हमें उसमें क्या मिला देना चाहिए? दूध मिला देना चाहिए। ये सब न्यूटन के शीतलन नियम के एग्जाम्पल है। अब जो हमारे एक दो कॉन्सेप्ट और हैं छोटे छोटे, उनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ऊष्मा। ऊष्मा की कुछ वस्तुएं होती हैं सुचालक, गुड कंडक्टर, कुछ होती हैं बैड कंडक्टर और कुछ होती हैं इंसुलेटर। हमें मतलब है यहाँ पर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर से, सुचालक और कुचालक से। सुचालक मतलब जिसमें से फ्लो हो जाए, कुचालक जिसमें से फ्लो ना हो। तो देखिए, ऊष्मा की अगर हम सुचालक देखेंगे तो सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। पारा, डायमंड। डायमंड के बारे में खास बात क्या है? डायमंड जो है वो विद्युत का डायमंड विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किंतु हीट का यानी ऊष्मा का सुचालक होता है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये ऊष्मा का क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, कंडक्टर ऑफ हीट है। तो मैंने क्या कहा? डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगेन सिल्वर यानी कि हम चांदी बोलते हैं इसको, और जल, यानी इन सभी से हीट फ्लो कर जाएगी। अब जिनसे हीट फ्लो नहीं करेगी वो एग्जाम्पल क्या क्या है? अगेन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे वायु, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वूल यानी कि ऊन, आइस अर्थात बर्फ, ग्लास कांच, वुड यानी कि लकड़ी, रबर रबर होता है, सॉइल यानी कि मृदा, सॉइल यहाँ पर तो मृदा होगी, सिलिका एंड गैसेस, ये सभी बेड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल है एवोनाइट, जो कि एक इंसुलेटर है, ऊष्मारोधी है। आई होप ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल में आपके लिए काम आएंगे। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए। मतलब कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, उस तापमान को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु दोनों ही एक समान होते हैं, बोथ आर सेम। तो सम इंपॉर्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे एल्कोहल का है -115 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का है -218 डिग्री सेल्सियस, पारा Hg इसका है -39 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का है -76 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन गैस का है -210 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन गैस का है -259 डिग्री सेल्सियस, कैम्फर यानी कपूर कपूर का है +178 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का है -42 -60 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर हम सब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये सभी फ्रीजिंग पॉइंट हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते रहे हैं। और लास्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु क्या होता है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट टू चेंज वेपर। वह अधिकतम ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए। तो आप देखेंगे जब हम चाय वगैरह बनाते हैं तो जो वेपर है, वो वेपर क्या है? वो लिक्विड की वो अवस्था है जो कन्वर्ट हो रही है भाप में, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो सामान्य हमारे लिक्विड का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे जो पानी होता है, पानी का जो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, वेपर पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर सेम होते हैं, और रिलेशन बिटवीन वेपर पॉइंट एंड प्रेशर इज डायरेक्टली। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट या वेपर पॉइंट भी बढ़ेगा, और प्रेशर घटाओगे तो वेपर पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, एक सामान्य जल जिसको हमने एक्स अमाउंट ऑफ हीट दिया है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, और वो इसका बॉइलिंग पॉइंट माना जाएगा। वही इसी जल को अगर हम एक प्रेशर कुकर में रखते हैं, प्रेशर कुकर को सबसे पहले डेनिस पापिन ने बनाया था, तो इसमें क्या होगा? इसका टेम्परेचर सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर हम उसको एक्स अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, जो इसको दे रहे हैं हम, उसी एक्स अमाउंट ऑफ हीट पर इसका अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो 110 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि नॉर्मल जो हमारा बर्तन होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। एग्जाम में पूछा गया था कि इसके प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व का अगर साइज बढ़ा दें तो क्या होगा? तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से क्या होगा? प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा तो अगेन वही देर से खाना पकेगा। लेकिन प्रेशर कुकर अगर ठीक से काम करता है तो कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है।
यहाँ पर आप देखेंगे हाइट है, हाइट का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाब। यानी अगर ऊंचाई बढ़ते हैं तो दाब में कमी होगी, ऊंचाई घटाएंगे तो दाब में वृद्धि होगी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। बिकॉज एट हाइट द डेंसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज। अगर आपसे पूछा जाए ऊंचाई पर दाब कम क्यों होता है, उसका कारण क्या, तो आप बताएंगे क्योंकि ऊंचाई पर गैसों का घनत्व घट जाता है। दैट्स व्हाई एंड माउंटेन कुकिंग इज स्लो बिकॉज विथ डिक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। कहते हैं कि ऊंचाई या पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि दाब गिरने से क्वथनांक बिंदु भी वहां का गिर जाता है, और क्वथनांक बिंदु कम हो जाएगा तो खाना देर से पकेगा। और यहाँ पर हम रिलेशन देख लेते हैं, तो दाब और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें। साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।